ज़रूरी है ये कि हम लोग एक ही चीज़ को अलग अलग लोगों के मुंह से सुने। कृष्णमूर्ति के मुंह से सुनते हैं हम लोग कि एनलाइटमेंट कैसे होता है, मिजरी कैसे ख़त्म होती है। पीजे सहर के मुंह से, रमण महर्षि के मुंह से, हर लोगों ने अपने तरीके से समझाया है। हम लोगों को नहीं समझ में आता, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सुन रहे हैं और अलग अलग लोगों के मुंह से सुन रहे हैं तो उसका फ़ायदा नहीं होता। जब एक ही चीज़ को आप ढेर सारे पर्सपेक्टिव से देख पाते हैं, अलग अलग नज़रिए से, तो आप की ग्रोथ होती जाती है और पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है कि आप उसको और समझेंगे क्लैरिटी से। ज़ेन योगा में आपको याद है एरुडाइट वर्ड यूज़ किया गया है। एरुडाइट मतलब बहुत स्पेशलिस्ट, बहुत बारीकी से पढ़ाई की गई हो। ऐसा वो लोग करते हैं जो पीएचडी की पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, जा करके थीसिस बनाते हैं। आमतौर पे स्पिरिचुअल बुक्स में ऐसा नहीं होता। स्पिरिचुअल जो स्टडी करते हैं वो बड़ी कैजुअली करते हैं। एक बुक पढ़ ली, कोई अच्छी मैगजीन है, आध्यात्मिक बुक है, मोटिवेशनल कहानियां हैं, बट लोग इसको इस तरह से नहीं पढ़ाई करते जैसे कोई डॉक्टर अपनी करियर के लिए पढ़ाई कर रहा हो। हम लोग जब पढ़ाई करते हैं अपने करियर के लिए तो हम लोगों को रटना पड़ता है एग्जाम में। एक एक छोटी छोटी चीज़, अगर किडनी खराब है तो या प्लेटलेट खराब है खून में तो कितना अमाउंट मिनिमम होना चाहिए, कब इम्प्रूवमेंट होगा, हर छोटी छोटी चीज़ को हमको स्टडी करना पड़ता है। ऐसे स्टडी हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं करते, तो एटलीस्ट मैंने सुना नहीं, शायद करते हो। तो एक उन्होंने किया है, पीजे सहर ने किया है, खूब ढेर सारी किताबें पढ़ी हैं उन्होंने। और ये खाली इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि पढ़ने का शौक है। ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। अगर मिजरी है तो मिजरी कैसे खत्म करें। बुद्ध ने भी किया है, तो कुछ उनको समझ में आया है और फिर उसको उन्होंने हमको दिखाने की कोशिश की है। कल हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि ये दुनिया मिजरी है। अगर हम उसको देख के चलें, मिजरी को देखें और ये भी मान के चलें कि इस मिजरी को खत्म करने के लिए ईगो का खत्म होना बहुत जरूरी है। ईगो है क्या, ईगो कैसे आया, क्यों अपने आप बन गया या किसी ने बनाया, ये सब चीजें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं देयर इज नो परमानेंट ईगो। कोई परमानेंट ईगो तो होता नहीं। रूम इज लेफ्ट फॉर अ कैजुअल कनेक्शन एज कंसीव्ड बाय बुद्धा। इफ देयर वर परमानेंट ईगो, एक अब ऐसे ही लॉजिकल मैथमेटिकल जैसे लोग हाइपोथेसिस करते हैं, अगर परमानेंट ईगो होता दुनिया में, अहंकार, then every question as to the primary cause of sensation and perception would be meaningless। तभी सब बकवास करना फायदा नहीं होता। And every casual connection as conceived by Buddha is impossible। ये जो कनेक्शन बता रहे हैं, सेंसेशन का, परसेप्शन का, थॉट्स का, बॉडी का, ये सब कुछ मतलब नहीं होता। क्यों? नो रूम वुड बी लेफ्ट फॉर एनी फर्दर कॉज, क्योंकि परमानेंट ईगो है और कोई प्रॉब्लम नहीं, वही प्रॉब्लम है। फॉर इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ मैन टू एनिहिलेट हिज रियल सेल्फ। क्योंकि अगर परमानेंट ईगो आपका रियल सेल्फ है, आपका अहंकार ही आप हैं, तो उसको तो खत्म कर ही नहीं सकते। संसार को बड़ा लोग संसार वर्ड को, संसार को खराब तरीके से, इंडिया में तो बहुत खराब मानते हैं संसार के जीवन मरण के चक्र को। संसार इज एन एंडलेस चेन ऑफ सिंगल पर्सनैलिटीज लिंक्ड टू वन अनदर। हमारी अपनी पर्सनैलिटी को एक पर्सनैलिटी दूसरी पर्सनैलिटी से जुड़ी है, यही संसार है। पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी है, कंसिस्ट्स इन द इंटरवर्किंग ऑफ 5 ग्रुप्स ऑफ ग्रास्पिंग इन सच अ मैनर दैट अ कॉर्पोरियल ऑर्गेनिज्म, द फर्स्ट ग्रुप रिप्रेजेंट्स द पर्सनैलिटी सबस्ट्रेटम, द सिक्स्थ सेंसेस मशीन। हमारे 6 सेंसेस की मशीन है ये, ठीक है, और इसी में से पर्सनैलिटी निकल के आती है। बाय दिस means of the action of the organ of senses first arouses consciousness and then in union with it generates sensation, perception and activities of mind। senses बनी, इसकी वजह से क्या हुआ? means of action of organs of first, ये जो हमारे आंख नाक कान है ना, इन्होंने कुछ काम किया। जब आंख खुली, काम करना शुरू किया, तो उससे सेंसेशंस पैदा हुई और उसके बाद परसेप्शन और एक्शंस एक्सेट्रा। अभी और समझ में आएगा धीमे धीमे। Since these 5 groups constitute all the elements and thereby the totality of all suffering, the corporeal organism might also be aptly called as, और चूंकि ये सारी की सारी चीजें, आंख नाक कान और फिजिकल बॉडी, ये सब चीजें एक दूसरे के साथ मिलजुल करके सफरिंग पैदा करती हैं, इसलिए इस बॉडी को,
जो जिस बॉडी को हम यूज कर रहे हैं, इसको अगर सही तरीके से कहा जाए तो पता है क्या है ये? इसको कहना चाहिए द मशीन ऑफ सफरिंग। एक ऐसी मशीन जो केवल सफरिंग पैदा करती है। अच्छा, ये नहीं है कि कोई डिप्रेसिव पर्सनालिटी हो गौतम बुद्ध, वो हम डिप्रेशन के बारे नहीं बोल रहे हैं यार, ये दुख है, जिंदगी एकदम दुख है। किसी मरीज को कैंसर हो गया तो रोता है, बोलता है यार क्यों हो गया मुझे ना, उनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी वो बोल रहे हैं। इफ द एंडलेस चेन ऑफ मिजरी दैट इज कॉल्ड संसार, ये जो दुखों का दुनिया है जिसमें कभी दुख खत्म नहीं होता, अगर इसको संसार बोलेंगे, इज टू बी शोन एज बीइंग कैजुअली कंडीशनड, मतलब इस दुनिया को अगर आपने दुख मान लिया है तो इसके अंदर द कॉर्पोरियल ऑर्गेनिज्म, द मशीन इटसेल्फ नॉट ओनली सफर्स बट ऑल्सो इज द इमीडिएट कॉज ऑफ सफरिंग। कि इस दुनिया में ऐसा नहीं कि दुख है ये दुनिया में और इसमें हम दुख झेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये दुनिया है दुख, और इसमें जो फिजिकल बॉडी है वो खाली सफर ही नहीं करती, वो इस सफरिंग का कॉज भी है। ये नया चीज ऐड किया उन्होंने। हमको लगता होगा दुनिया में दुख है, आसपास सब जगह दुख है। अगर ये दुनिया से किसी और दुनिया में चले जाएं, या शायद अमीर दुनिया में चले जाएं, तो शायद वहां दुख ना हो। नहीं, जब तक फिजिकल बॉडी है दैट, वो खाली दुख झेलती नहीं है, वो दुख का कारण भी है। कैसे? द कॉर्पोरियल ऑर्गेनिज्म, मतलब जो मरने वाला बॉडी है, इसको कॉर्पोरियल ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, रिसीव्स इट्स एसेंस एज अ मशीन ऑफ सफरिंग बिकॉज इट एजेस एंड विदर्स। ये बॉडी क्या करती है? एज करती है और विदर करती है, रोज रोज बूढ़ी होती जाती है। वियर्स आउट, धीमे धीमे वियर आउट हो जाती है। वियर आउट समझते हैं ना, पुरानी हो जाती है। बिकम्स ग्रे, रिंकल्ड and spent until at last it succumbs to complete ruin and dissolution in death। करती रहती है और लास्ट में गिव अप कर देती है, सकम कर देती है डेथ को। These inescapable qualities of the body, ये ऐसी क्वालिटीज हैं बॉडी की जिसको आप छोड़ नहीं सकते। Decline, decay and death give to the whole process of personality and to life in all its detail and in every direction the grim stamp of transcendency। इसलिए ये समझिए कि फिजिकल जो बॉडी वो क्या है? ट्रांसिडेंसी है, ट्रांसिडेंट है, ट्रांसिडेंसी, सॉरी ट्रांजिएंसी, ट्रांसिडेंसी नहीं, ट्रांजिएंसी। तो चूंकि ये बॉडी खराब होती जाती है, इसलिए जान लीजिए कि आपकी बॉडी क्या है? ट्रांजिएंट है, परमानेंट नहीं है। ठीक है। इन डूइंग सो दे मेक लाइफ ब्रिम विथ सफरिंग, और इसी की वजह से जो हमारी लाइफ है ना, ब्रिम माने अगली, दुख से और बदसूरत हो जाती है। सफरिंग कल्मिनेट्स इन ओल्ड एज एंड डेथ, और ये जो दुख है उसकी वजह से इसके अंत में क्या आता है? बुढ़ापा और डेथ। दे आर सफरिंग्स मोस्ट प्रेग्नेंट एक्सप्रेशन। डेथ और बुढ़ापा दुखों का सबसे भरा पूरा रूप है। दे आर बिकॉज ऑफ दिस द फर्स्ट क्वेश्चन दैट हैपेंड दैट प्रेजेंटेड इटसेल्फ टू बुद्धा। अब इन सब की वजह से जो पहला क्वेश्चन बुद्धा को आया था वो क्या था? हमको नहीं आता ये, अगर आता भी होगा तो कभी कभार आता होगा, कभी कभार दुख झेला फिर हम भाग जाते हैं वहां से। आज एक भाई साहब मुझसे पूछ रहे थे कि सर कृष्णमूर्ति ने कहा है कि अपने प्रॉब्लम से भागो मत, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि डिवोर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्योंकि वो बोल रहे थे, अभी पता है कैसा है, अब इसको मैं बहुत अगर बेकार एग्जांपल दूं तो एक मरीज आया मेरे पास, डॉक्टर साहब अगर उसने फिलॉसफी पढ़ रखी हो, कृष्णमूर्ति को पढ़ रखा हो, और वह कृष्णमूर्ति तो कहते हैं सफरिंग से भागो मत, तो अब मैं दारू पीता हूं तो मेरा लिवर खराब होता है, तो दारू पीने से भागूं या नहीं भागूं? ये तो ग्रॉस है। अब बुद्धा को कोई क्वेश्चन आया, बुद्धा का क्वेश्चन क्या है? आर क्या ओल्ड एज एंड डेथ डिपेंडेंट ऑन समथिंग? क्या जो बुढ़ापा और डेथ है किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, किसी चीज के ऊपर आधारित है? अगर ये मालूम पड़ जाए तो आजादी हो सकती है। टू विच ही रिप्लाइड, जिन्होंने खुद उसका आंसर दिया, इन डिपेंडेंस ऑन बर्थ अराइजेस ओल्ड एज एंड डेथ। हाँ, डेथ और जो बुढ़ापा किस चीज के ऊपर आधारित है? जन्म के ऊपर। अगर पैदा होगे तो तुम्हारा डेथ भी होगा और बुढ़ापा भी होगा। अच्छा, ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि हाँ यार डेथ और बुढ़ापा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जन्म होता है। लेकिन अगर इसको आप साइंटिफिकली देखें और इसको एक पर्सपेक्टिव के साथ देखें तो ये बहुत बड़ी चीज है। किसी के घर में तलाक क्यों होता है? क्योंकि शादी होती है। तो क्या शादी ना करें? तो क्या पैदा ना हो?
मैं ये देख रहा हूं कि यार ये सवाल मुझे क्यों नहीं उठे. Old age and death are the culmination of natural process which begins with conception, proceeds with birth, a period of development, maturity, declines to decrepitude and finally death itself. Decrepitude मतलब incapable. Old age जो होता है उसका कल्बिनेशन कहाँ होता है, वो पूरा कहाँ होता है, एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कि वो कंसेप्शन होता है, सबसे पहले बच्चा पेट में आता है, फिर बर्थ होता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है बच्चा और मेच्योरिटी होती है, जैसे हम लोग मेच्योर हैं अभी, उसके बाद धीमे धीमे इनकेपेबल हो जाते हैं, बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं, तो हमारी आदतें, हमारे हाथ पैर कमजोर होना शुरू हो जाते हैं और फाइनली डेथ आती है. ऑल दीज चेंजेस आर कंडीशनड बाय द सेम प्रोसेस. ये सेंटेंस बड़ा बहुत खूबसूरत है. All these changes are conditioned by the same process whereby the organism itself arises with the accession of the element of consciousness. Accession word जो है उसका मतलब है उठना. जमीन से ऊपर की तरफ कोई चीज उठती है, कमजोरी से बहादुरी की तरफ, अंधेरे से उजाले की तरफ. ये सारी चीजें कब होती हैं? तभी होती हैं जब कोई ऑर्गेनिज्म अराइज उठता है विथ accession of the element of consciousness. एलिमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, जो भी चेतना है, जब वो ऊपर उठती है तो ये सब चीजें होती हैं. उठती है मतलब जब भी कोई आदमी पैदा होता है तभी ऐसा होगा ही, हर किसी के साथ होगा. ऑल्सो टू द ऑर्गन ऑफ द थिंकिंग, जो हम माइंड है, एन ऑब्जेक्ट मस्ट करस्पॉन्ड. अब जो हमारा माइंड है वो किसी न किसी चीज से तो करस्पॉन्ड करता होगा. द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ द थिंकिंग आर द ऑब्जेक्ट ऑफ अदर 5 सेंसेस. तो ये जो हमारा माइंड है जो सोचता है, ये किस चीज से करस्पॉन्ड करता है? उन्हीं बाकी 5 से. कौन सी 5 से? आंख, नाक, कान. इसको बुद्धा ने कैसे एक्सप्लेन किया पता है? बोलते हैं थ्रू आईज, आंखों से, एंड फॉर्म्स कॉन्शियसनेस अराइजेस. आंखों से और बाहर जो चीज देख रहे हैं, इससे एक चीज का कॉन्शियसनेस, एहसास पैदा होता है. उसको बोलते हैं विजुअल कॉन्शियसनेस. जिसके पास बचपन से जिसने कभी देखा ना हो तो उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि दुनिया का रूप रंग क्या है. कान से और आवाज से, कान हो गया एक तरफ और आवाज हो गई दूसरी तरफ, ये जब मिलती हैं साथ में तब क्या बनता है? ऑडिटरी कॉन्शियसनेस, आवाज का कॉन्शियसनेस. खाली आवाज हो, कान ना हो तब भी नहीं होगा. वाइस वर्सा, कान हो और आवाज ना हो तब भी नहीं होगा. नाक और स्मेल, इन दोनों से ऑल्फैक्टरी कॉन्शियसनेस बनता है. गस्टेटरी, जुबान, जो भी अब खाते पीते हैं वो, और जो भी बाहर का चीज हम डालते हैं उससे बनता है गस्टेटरी कॉन्शियसनेस. थ्रू बॉडी एंड टेक्टाइल ऑब्जेक्ट्स कॉन्शियसनेस अराइजेस टेक्टाइल कॉन्शियसनेस. चमड़ी, शरीर का और बाहर जो भी चीजें महसूस करते हैं उससे टैक्टाइल, त्वचा का कॉन्शियसनेस बनता है. थ्रू ऑर्गन्स ऑफ थॉट, विचार, आइडियाज, कॉन्शियसनेस अराइजेस मेंटल कॉन्शियसनेस. जब विचार को एक्सपीरियंस करते हैं हम तो हमारा ये कॉन्शियसनेस क्या है? कोई भी चीज, अभी हमारे कान में आवाज पड़ रही है तो पता चल रहा है ना, तो इसको बोलते हैं आवाजों का कॉन्शियसनेस. दिख रहा है कहीं पर गरीबी है, आंखों से देखा हमने, तो वो आंखों का कॉन्शियसनेस है. क्यों इतना बारीकी में जा रहे हैं? दिस एक्सपोजिशन, जो गौतम बुद्ध ने बोला है, ये बयान, एक्सपोजिशन मतलब बयान, यील्ड्स टू एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट. इन सब बातों से एक बड़ा खास रिजल्ट आया है. क्या है? कॉग्निशन इज नथिंग एट ऑल सब्सटैंशियल. पूरी कॉग्निटिव साइंस खूब पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, मोटी मोटी किताबें लोगों ने, साइकोलॉजिस्ट ने लिख रखी है. इसको गौतम बुद्ध बोल रहे हैं, एक निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, और वो ये है कि कॉग्निशन इज नथिंग एट ऑल सब्सटैंशियल. सब्सटैंशियल मतलब दम. कॉग्निशन बहुत जरूरी नहीं है, बहुत उसमें कुछ दम नहीं है. आप जो भी चीज देख रहे हैं आसपास, आप सोचते होंगे ना, मैं पूजा पाठ करूंगा और भगवान हमको दिखेंगे. भगवान नहीं दिखेंगे, लाइट दिखेगा. लाइट नहीं दिखेगा. कृष्ण मूर्ति को तो सब कुछ आंख खोलकर देखते हैं तो उनको दिखता होगा कुछ जो हमको आपको नहीं दिखता. ऐसा कुछ होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. कॉग्निशन is nothing at all consciousness. It is simply the effect of fixed conditioning causes. ये खाली इफेक्ट है, सिंपल सी चीज है. कान के आसपास अगर कहीं आवाज चल रही होगी तो कान में आवाज आएगी, बस यही है. इट इज, इसको ऐसा बोला है, इट इज इंटरलॉकिंग ऑफ वन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ 6 सेंसेस एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स. इंटरलॉकिंग, कान और आवाज, इनकी इंटरलॉकिंग, इसको बोलते हैं कॉग्निशन. आंख और दृश्य, इनकी इंटरलॉकिंग, इसको बोलते हैं कॉग्निशन. ये कोई बड़ी चीज नहीं है. मुंह पे जब चीनी रखेंगे तो उसका इंटरलॉकिंग है, उसको बोलते हैं कॉग्निशन. ये क्यों बता रहे हैं? इट इज प्रेजेंट ओनली एज लॉन्ग एज
cause exists and it vanishes into nothing as soon as the cause disappears. Cognition तभी होता है जब बाहर की चीजें रहेंगी. अगर जुबान पे कुछ डालू ना तो खत्म, उसका एहसास भी नहीं होगा. अभी सुनिएगा. If I do not see, then there is no visual consciousness. कुछ अगर मैं देखता नहीं तो कुछ है ही नहीं मेरे आसपास. And if all activities, if I do not hear, there is no auditory consciousness. And if all activities of senses, including thinking, ceases, then there is no consciousness at all. Observer is the observed. जो चीज देख रहा है वही दिखता है, दिखता भी नहीं उसमें. इसको लास्ट में लिखा है. अपार्ट फ्रॉम कंडीशनिंग कॉजेज देयर कैन बी नो कंडीशन. इन शॉर्ट, इसका एक लाइन में समरी है. कॉग्निशन इज समथिंग कैजुअली कंडीशनड. ऐसे ही कुछ हो रहा है. कॉग्निशन मतलब कुछ ऐसे ही हो रहा है आपके आसपास या आपके अंदर. देयर मस्ट बी कॉन्टैक्ट विथ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स बिफोर देयर कैन बी कॉन्शियसनेस. बच्चा पैदा हुआ, छोटा सा बच्चा है, कहते हैं उसकी कॉग्निशन बहुत ज्यादा होती है, हमसे आपसे बहुत ज्यादा होती है. हर जगह पर देखता रहता है, आंख खोलता है, देखता है, और एक ही चीज को बहुत देर तक देखता रहता है. कॉग्निशन कब होता है? जब कॉन्टैक्ट में आता है एक्सटर्नल चीजें. बिफोर कॉन्टैक्ट इज एस्टैब्लिश्ड, इससे पहले कि हम बाहर की कोई चीज देखें या सुने. And hence, before consciousness is kindled, in which I am first touched by the object appearing in it, its external object stimulating external sense activity, and indeed even my own body certainly do not exist for me. बोलता है, अब देखिए एक बच्चा माँ के पेट में रहता है, तो क्या लगता है आपको? उसको एहसास होगा उसकी बॉडी का? या जब हम सोते हैं तो हमको बॉडी का एहसास उस तरह से नहीं होता. क्यों? बिकॉज बाहर की दुनिया से, बाहर के एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से इन सेंसेस का कोई कांटेक्ट नहीं होता. तो बड़ी जादुई बात है इसमें. हम जब रो रहे हैं ना किसी के मरने के लिए या अपने मरने के लिए, हम डर रहे हैं. असल में हम, जैसे टीवी पे फिल्म चलती है, ऐसे ही कुछ फिल्में चल रही हैं, उसके लिए हम डर रहे हैं, रो रहे हैं. रियलिटी कुछ और है, अंदर में गूढ़ तत्व कुछ और है. Only in the consciousness of kindling of consciousness and am I touched by the external objects to the extent that I am affected in the first instance by the sensation. बाहर की चीजें जब हमको टच करती है तभी मैं एहसास करता हूं अपने बारे में, अपने कॉन्शियसनेस के बारे में. अदरवाइज मैं हूं ही नहीं. एनी सेंसेशन, कोई भी हलचल, कोई भी सनसनाहट, मे बी प्लेजेंट और अनप्लेजेंट और न्यूट्रल. कोई भी चीज हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, या तो अच्छी लगेगी, या तो बेस्वाद लगेगा, या तो न्यूट्रल होगा. न्यूट्रल का पता है हिंदी क्या है? तटस्थ. कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा भी नहीं, खराब भी नहीं. बट मोर देन दिस कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड थ्रू सेंसेशन अलोन. लेकिन इससे ज्यादा कुछ आपको कोई बड़ा परम ज्ञान सेंसेशन से नहीं मिल सकता. अगर कोई कहता है ना, एक किताब है, वो ओशो ने उसके ऊपर खूब फेमस हुए, उस किताब की वजह से बहुत फेमस हुए. किसी ने तो गोली भी चलाई थी, मैंने सुना था, मारने वारने के लिए कोई आया था ओशो को. उसका नाम था संभोग से समाधि, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस. उन्होंने सेक्स के बारे में काफी कुछ डिटेल कहा है. सेक्स क्या है? एक फिजिकल बॉडी का सेंसेशन. उसमें ऑब्जेक्ट ऑपोजिट सेक्स होता है बहुत बार वीडियोस होते हैं, बहुत बार थॉट्स होते हैं, और हमारा टेक्टाइल, हमारी बॉडी होती है. तो ये जब आप एक्सपीरियंस करते हैं तो ओशो ने इसको समाधि को, इसको सेक्स के एक्सपीरियंस को इक्वेट करने की कोशिश की है समाधि से. ये कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है. यू कैनॉट एक्सपीरियंस एनीथिंग फ्रॉम सेंसेशंस अलोन. एट दिस स्टेज द ऑब्जेक्ट इवोकिंग द सेंसेशन इज अननोन. अभी शुरू में एकदम जो ऑब्जेक्ट आपका सेंसेशन पैदा करेगा जानते नहीं है आप. द ऑब्जेक्ट इज रिकॉग्नाइज्ड थ्रू द परसेप्शन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंसेशन. कोई चीज है जो जब आपके कान में, आंख में आती है, तभी तो आपको उसके बारे में एहसास होता है. बुद्धा सॉ दैट ओल्ड एज एंड डेथ वर इनहेरेंट विद इन द फिजिकल एसेंस ऑफ द लिविंग क्रीचर. ये जो फिजिकल बॉडी है, इसी के अंदर ये सब खेल होता है लिविंग क्रीचर में. बुढ़ापा और डेथ ये बाहर कहीं नहीं है. आजकल बड़े पीटर थियल ने बहुत पैसा लगा रखा है ओल्ड एज को रोकने के लिए, कि कोई ऐसी दवाई हो या कोई ऐसी जीन्स, जेनेटिकल कोड है जिसकी वजह से एजिंग रोक सकते हैं हम लोग. ये कह रहे हैं इस बॉडी में, ये बॉडी डिजाइंड ही है बूढ़ा होने के लिए या मरने के लिए.
He saw that old age and death were masters of the body he occupied and he could not escape from them. बोलते हैं बुढ़ापा ही इस बॉडी का, इसको पता नाम दिया गया है शरीर. शरीर का मतलब होता है जो धीमे धीमे क्षीण हो रहा है, जो खत्म हो रहा है धीमे धीमे. He could only accept them with calm and indifferent submission. तो जब मालूम पड़ गया ये बॉडी अब मरने वाली है, बीमारी होने वाली है, तो चुपचाप आप एक्सेप्ट करते हैं. पता है बहुत से ये सुसाइड्स होते हैं, सुसाइड नहीं सॉरी रेप्स होते हैं और मर्डर होते हैं. उसकी जांच होती है, तब मालूम पड़ता है कि मरीज के मेल है या फीमेल है जिसके साथ भी रेप हुआ है, ऑर्गन्स के साथ छीना झपटी की गई है, इन्फ्लेमेशन है, खून बहा हुआ है, वो सब स्ट्रगल की वजह से होता है. वहीं पर बहुत से ऐसे रेप होते हैं जिसका कोई खबर भी नहीं होता. क्यों? क्योंकि जिसका रेप होता है वो चुपचाप एक्सेप्ट कर चुका होता है. रेप घरों में रेप होता है, हस्बैंड और वाइफ के साथ रेप होता है, वो लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं मन से कि ठीक है ये आदमी सेक्स करना चाहता है मेरे साथ, करे, छोड़ दिया उसने. लेकिन मरने के साथ हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमको लगता है नहीं अभी मैं और 2-4 साल जी सकता हूं, अभी मैं और शायद बचूं. बोलते हैं जब आपको मालूम पड़ जाएगा एकदम क्लियरली कि ये बॉडी मरणासन है, मरने वाली है, तब उसको आप क्या कर सकते हैं? चुपचाप विथ पेशेंस, धीरज के साथ, आई वियर आउट माई बॉडी, मैं अपनी बॉडी को धीमे धीमे वियर आउट करता हूं जितनी उसकी उम्र है. आज मैंने एक बड़ी कमाल की चीज देखी, मैंने उसको जोड़ा. इनफैक्ट एक मोटा सा आदमी मुझे दिखाई दिया, खूब मोटा सा आदमी, वो कहीं जा रहा था, तो मुझे लगा कि वो उस रबर बैंड की तरह है जो हम लोग अपनी बुक्स के ऊपर चढ़ाते हैं. पता है रबर बैंड के अंदर में टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, अगर आप उसको बहुत खींचे ना तो स्ट्रेंथ उसमें रहती है. हम लोग क्या करते हैं, रबर बैंड को मिठाई के डब्बे पे लगा दिया, फिर निकाल के यूज करना, फेंक दिया उसको या रख दिया. लेकिन जो हम बुक्स पे डाल रहे हैं वो बेचारी बहुत देर तक खींची हुई है, महीनों तक खींची हुई है, फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, खत्म हो जाती है उसमें से. तो जो लोग खाए पिए अपने आप को खींचे पड़े वो अपनी बॉडी को वियर आउट कर रहे हैं. On the other hand, there was the possibility of protecting himself in his inscrutable essence against a repetition of these processes, provided he could prevent a further new birth. ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि अब ये बॉडी मरने वाली है, लेकिन ये जो मेरे अंदर में एसेंस है, बॉडी तो मर जाएगी लेकिन इसके अंदर में कोई खास चीज है, उसको एसेंस का नाम दिया उन्होंने, इनस्क्रूटेबल एसेंस. इनस्क्रूटेबल मतलब बहुत गूढ़, बहुत मुश्किल, समझना बहुत मुश्किल है, सीक्रेट. उसको हम अगर समझ जाएं तो उसका बार बार जन्म रोक सकते हैं, अगला जन्म रोक सकते हैं उसका हम. He thus found himself confronted with a new and unheard problem. तो अब उनके लिए नई प्रॉब्लम शुरू हुई. ठीक है, ये तो मालूम पड़ गया कि दुनिया मरने वाली है, हम सब मरने वाले हैं. अब नई प्रॉब्लम क्या उन्होंने फेस की? न्यू एंड अनहर्ड प्रॉब्लम, अभी तक अनहर्ड है हमारे लिए. He needed to learn how, through the act of conception in the external womb, ever and again, a new body endowed with senses is formed, with the result that in the same act consciousness comes down into it. अब वो जानना चाहते थे कि ये जो बॉडी बनती है, बच्चा जब बनता है कॉन्सेप्शन के समय, वो कैसे होता है. ये उनको रोकना है ना, ये तो मर जाएगी लेकिन ये तो पक्का नहीं है कि अगला जन्म नहीं रुक जाएगा, वो तो होगा ही होगा. वो कैसे होता है जन्म, ये कैसे होता है कि कॉन्शियसनेस बॉडी का फॉर्म ले लेती है, क्यों होता है ऐसा? Only if he could solve this problem would it be at all possible to determine if the condition of the act of birth in the sense used by Buddha were such as it might be a human power to permit or prohibit. क्योंकि अगर इसको समझ गए तभी मैं इसको रोक सकता हूं या होने दे सकता हूं. अभी तो मैं जानता ही नहीं कैसे होता. अभी तो ज्यादातर बच्चे पैदा होते हैं, ज्यादातर के सभी बच्चे पैदा होते हैं, ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है. कहते हैं, मैंने सुना है कि लाइन लगी होती है वहां पे, जैसे पासपोर्ट की लाइन लगी होती है, जैसे राशन की लाइन लगी होती है. अब तो लाइनों का भी जमाना नहीं है, अब तो सब कुछ इंटरनेट पे होता है, लेकिन उसमें भी लाइन लगी होती है. कहते हैं हम लोग अगर तत्काल टिकट बुक कराना हो तो आप करा नहीं सकते, खासतौर से दिवाली के सीजन में 250, 300, 400 वेट लिस्ट होती है. इससे भी बड़ी बड़ी वेट लिस्ट होती है जो लोग पैदा होने वाले होते हैं, वो जानते ही नहीं, कर करके पैदा होते रहते हैं. एक दिन एक वेबसाइट पे फोटो दिखाया था, एक सेकंड पे टट के पैदा हो रहे हैं बच्चे. मतलब उसमें खाली नंबर दिखा रहा था, एवरी सेकंड सो मेनी चिल्ड्रन आर बीइंग बॉर्न. तो हर चिल्ड्रन अगर बॉर्न हो रहा है और हर
बॉडी में आत्मा है तो आत्मा कट 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 करके पैदा हो रही है, खूब खटाखट खटाखट, क्या सोच समझ के पैदा हो रही है, क्या डिसाइड करके पैदा हो रही है? अगर बुद्ध समझ जाए इस प्रॉब्लम को तभी उसको रोक सकते हैं या उसको कर सकते हैं। द बुद्धा सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। एंड एट द सेम टाइम डिस्कवर्ड द शेयर वी आवर सेल्व्स हैव इन आवर कंसेप्शन, फिर उसको हम सबको भी शेयर किया कि हमारे अंदर क्या होता है कंसेप्शन के समय, जब कंसेप्शन मतलब जब बच्चा माँ के पेट में आता है। Thus he discovered the truth that everyone is in a position to decide whether or not he shall be reborn. तब उनको मालूम पड़ा कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम पैदा हों या ना हों। It is precisely this power of making a future rebirth impossible, together with the absolute certainty of having succeeded in doing so, that the deliverance is acquired and holiness gained. इसी में अगर आप रोक सकें तो आप डिलीवरेंस या तो पवित्रता एक्वायर कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी पवित्र नहीं है। वो चीज जो बार बार पैदा होती है, अगर उसको आप रोक दे पैदा होने से तो आप फ्रीडम एक्वायर कर सकते हैं, डिलीवरेंस एक्वायर कर सकते हैं। फॉर ही अलोन हैज एस्केप्ड द सर्कल ऑफ रीबर्थ, कि वही कृष्णमूर्ति उसको बोलते थे ना, उसके बारे में क्या जो मिजरी की इस दुनिया से स्ट्रीम से बाहर चला गया, तो ये कह रहे हैं क्योंकि वही है जो एस्केप करता है सर्कल ऑफ रीबर्थ। Forever passed beyond suffering and thus becomes wholly delivered and perfectly sanctified. वही है जो perfectly sanctified हो गया। sanctified अगरबत्तियों के लिए यूज करते हैं हम लोग, खुशबूदार पवित्र। Who can say of himself, जो अपने लिए कह सकता है, rebirth is exhausted, अब और जन्म नहीं होगा। Lived out the holy life, जो लाइफ थी, पवित्र लाइफ थी, उसको जी लिया गया है। Done what is to be done, जो होना था वो हो चुका। नो मोर इज दिस वर्ल्ड फॉर मी, अब ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। जैसे आप कहेंगे जब 12th पास कर जाएंगे, नो मोर इज दिस स्कूल फॉर मी, नो मोर दिस बुक्स आर फॉर मी। और इसको और भी तरह से कहा उन्होंने, एज ही सेड एल्सवेयर, कहीं और कहा, अनशेकेबल इज माई डिलीवरेंस, अब मेरी जो डिलीवरेंस है, जो मेरी आजादी है, उसको कोई हिला नहीं सकता। दिस इज द लास्ट बर्थ, ये मेरा आखिरी जन्म है। आई हैव नथिंग इन कॉमन विथ दिस ऑर्डर ऑफ थिंग्स, इस दुनिया का जो ऑर्डर है, जो नियम कानून है, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा होगा तब। 5 मिनट और करें। द ओनली मोमेंट व्हेन इट इज पॉसिबल टू डिपार्ट आउट ऑफ संसार, इस दुनिया में से बाहर निकलने का अगर कोई रास्ता है, स्कूल में कभी है आपके यहाँ तो सीसीटीवी लगाया, फादर भागने में नहीं देते हैं। एक दिन बेचारा एक बच्चा भाग गया तो कुद्दी मार के, और गया क्यों था, फुटबॉल निकालने के लिए। फुटबॉल चले गए बाहर, वो कूद के गया, फुटबॉल निकाला, पकड़ा गया, डांट खाया। अगर इस संसार से बाहर भागना है तो कौन सा मोमेंट है? इज द मोमेंट द न्यू बर्थ टेक प्लेस, जिस समय नया बर्थ होता है उस समय। दैट इज एट द मोमेंट ऑफ डेथ, दैट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द न्यू बर्थ। जिस समय मौत होती है उस समय जस्ट तुरंत उसके बाद ही तो नया बर्थ होता है। अलार्म था, अच्छा वो काम कर रहा है। सेंसेशंस, कान में आवाज आई, और कान में और साथ ही साथ नाक में आवाज आई होगी, केक तैयार हो गया। सोचिए हम लोग ध्यान कर रहे हैं। अच्छा एक बड़ा ये सेंटेंस सुनिए, द सोल्यूशन ऑफ द रिडल, ये रिडल है कि कैसे मरना और पैदा होने के बीच में हम भाग जाएं इसमें से, इस दुनिया के जाल में से। द सोल्यूशन ऑफ दिस रिडल, इस पहेली का, एज टू हाउ दिस ईगो कम्स टू बी रीबॉर्न, कि ईगो फिर से पैदा कैसे होती है बार बार, अगेन एंड अगेन, प्रूव्ड टू बी रिमार्केबली सिंपल। इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। बुद्धा ने खोजा टू कॉम्प्रिहेंड द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग बॉर्न एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अनदर लार्जर प्रोसेस। उनका जो पैदा होता है ना, ये असल में एक जरूरी हिस्सा है एक और बड़े प्रॉब्लम का, एक और बड़ा प्रोसेस का। नहीं समझे? स्कूल में बच्चे जाते क्यों हैं? सुगत मित्र ने क्या बताया था? अंग्रेजों ने क्या किया? अपने मशीन को चलाने के लिए, अंग्रेजों का जो तंत्र था उसको चलाने के लिए स्कूल बनाए। आज एक भाई साहब मेरे पास आए, मुझे बोलते हैं सबसे सिंपल डॉक्टर साहब मैं बताऊं, एक ITI खोल दो, कोई झंझट ही नहीं। मुझे लगा हाँ बात तो सही है, उसमें आराम से एडमिशन मिल जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब
क्या मैं ज्ञान बढ़ाने के लिए स्कूल खोलूंगा यहाँ पे? क्या मैं लोगों को एनलाइटन करने के लिए खोलूंगा? नहीं, मैं अपने स्वार्थ के लिए स्कूल खोल रहा हूं। तो ऐसा एक बड़ा सा, ये दुनिया का एक बड़ा सिस्टम है जिसके तहत बार बार जन्म होता है। ऐसा नहीं कि भगवान की आपसे कोई दुश्मनी है, ये पकड़ पकड़ के आपको पैदा कर रखा है, नहीं, एक बड़ा सा तंत्र है, उस बड़े तंत्र का छोटा सा हिस्सा ये है पैदा होना। इफ ही डिस्कवर्ड द कंडीशंस ऑफ द लैटर, अगर वो बड़ा प्रोसेस समझ में आ गया, देन दोज ऑफ द फॉर्मर वुड बिकम क्लियर ऑफ देमसेल्व्स, तो छोटा वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। मतलब बड़ी गैंग अगर पकड़ी जाएगी तो छोटी गैंग अपने आप हमारे हाथ में आ जाएगी। द लार्जर विच इज द यूनिवर्सल प्रोसेस ही फाउंड टू बी, तो बड़ा प्रोसेस क्या है, ये कृष्णमूर्ति ने भी इसी चीज को बार बार इन्हीं शब्दों में यूज किया है, इसको पीछे सर बोल रहे हैं। गौतम बुद्ध ने उसको कहा था भाव, लेकिन हमने हिंदी में उसको अलग तरीके से समझाया। इसको कृष्णमूर्ति और पीजे सहर कह रहे हैं बिकमिंग, कुछ और बनने की कोशिश। बिकमिंग इज द ओनली प्रोसेस विद इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में सब जगह पर केवल बिकमिंग चल रहा है, कुछ और बनने की कोशिश। देयर इज नो रियल बीइंग विच हैज परमानेंस। ऐसी कोई चीज नहीं है जो वैसी ही रहे हमेशा, इसमें परमानेंटली वैसा हो ना। देयर इज नो रियल बीइंग, एवरीथिंग इज इन स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट फ्लक्स। हर चीज मूव कर रही है, फ्लक्स मतलब मूवमेंट। एवरीथिंग इज नथिंग बट बिकमिंग। हर चीज, बादल, पानी, पानी, बर्फ, बर्फ, बादल, कोयला, पहाड़, पत्थर, पेड़, मौत, बॉडी, मिट्टी, ये तो फिजिकल वर्ल्ड। मैं डॉक्टर, टीचर, नहीं, एनलाइटन मास्टर, आप अगले मौसम में कुछ और। एवरीथिंग इज नथिंग बट बिकमिंग। हर चीज बिकमिंग है। इन द सेम वे एवरीथिंग इज लिविंग बिकम्स इन एवरी पॉसिबल। इसी तरह से दूसरी दुनियाओं में भी हाल यही है, खाली ऐसा नहीं हमारी दुनिया में। इट डज दिस इन द वर्ल्ड ऑफ डिजायर। ये दुनिया तो इच्छाओं की दुनिया है यहां पर। इन द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, जहां पर फॉर्म्स है वहां पर। एंड इन द फॉर्मलेस वर्ल्ड, वहां पर भी जहां पर फॉर्म नहीं, वहां पर भी यही हो रहा है, चीजें बदल रही हैं। 5 मिनट और। इनऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मैटर मतलब जो मरी हुई चीजें हैं, सब कुछ, हम लोगों को छोड़ के, आदमी लोगों को छोड़कर, जीव जंतुओं को छोड़ के, पेड़ वोड़ को छोड़ के, मिट्टी, खाना पीना, चीनी, ये सब चीजें, पत्थर, ये सब। इनऑर्गेनिक मैटर कैन नेवर सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, जो भी चेतना है, जो आत्मा है, ये मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर उसको सपोर्ट नहीं कर पाता। मतलब जैसे बिजली लकड़ी में से नहीं जाती, क्योंकि लकड़ी बिजली को सपोर्ट नहीं करता। ऐसे ही कॉन्शियसनेस को सपोर्ट करने वाली इनऑर्गेनिक मैटर नहीं है। विच कॉन्स्टिट्यूट्स, उसमें क्या क्या चीजें होती है कॉन्शियसनेस में? सेंसेशन, परसेप्शन एंड थॉट। मैंने इनका ट्रांसलेशन किया है, खोजा है, ढेर सारी थी। सेंसेशन मतलब सनसनी, हलचल। परसेप्शन मतलब अनुभूति, किसी चीज को एक्सपीरियंस करना। सेंसेशन भी तो वही हुआ, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा, तभी तो नया वर्ड आया है। और लास्ट में थॉट। ये चीजें होती है कॉन्शियसनेस में। पत्थर में तो नहीं होती सेंसेशन। पत्थर को आप मारिए तो काटता तो नहीं है आपको। द मैटर मस्ट बी ऑर्गेनिक। कौन सी चीज कॉन्शियसनेस को सपोर्ट करती है? इनऑर्गेनिक मैटर नहीं करती। उसको क्या होना पड़ेगा? ऑर्गेनिक मैटर होना पड़ेगा। ये क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर? इट मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड। अगर आप पत्थर को लेकर के, आयरन को लेकर के ऐसे बोलेंगे, चल भाई चिंता हो, नहीं होगा। आयरन को खून में जाके शामिल, खून बनना पड़ेगा, तब जाके उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड। मैटर मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड। दिस इज अचीव्ड बाय मैटर इन द मैटरनल वूम्ब बिल्डिंग अप इनटू द कॉर्पोरल फॉर्म ऑफ अ सर्टेन काइंड। ये सब कहां होता है जादू? वूम्ब में, मां की कोख में। In the womb, from the very beginning, the material body, including the organs of the senses, are organized. यहां मां के पेट में जो इनऑर्गेनिक चीजें हैं वो ऑर्गन का फॉर्म लेती हैं। That is why they are made capable of serving as organs of senses. तब जाकर के ये सब जो सामान देख रहे हैं वो ऑर्गन ऑफ सेंसेस के फॉर्म में काम करती हैं। They assume a mysterious capacity entering foreign, entirely foreign to their essence. ये सब चीजें जो उनका नेचर नहीं है वो बिहेव करती हैं फिर भी वैसा ही। दिस इज देयर कैपेसिटी ऑफ कॉजिंग कॉन्शियसनेस टू फ्लेम अप एज सुन एज दे बिकम एक्टिव। तब जाकर के अचानक उसके अंदर भी कॉन्शियसनेस आना शुरू हो जाती, उन सब चीजों में जो कभी कॉन्शियस नहीं हो सकती थी। दस दे एनजेंडर सेंसेशन एंड परसेप्शन। तो अचानक वही पत्थर, वही मिट्टी,
जब बच्चा खाता है तो उसके अंदर में पावर आ जाती है, सेंसेशंस आ जाती हैं. दिस ट्रांसम्यूटेशन, ये जो बदलाव होता है of inorganic matter into organic is equivalent to the transmutation of dead matter into living matter. ये चमत्कार है, यहां पे मरी हुई चीज अचानक जिंदा हो जाती है. For the later expression denotes the capacity of arousing sensation, क्योंकि बाद में जो मैटर इकट्ठा हुआ उसके अंदर सेंसेशन है. Vitality is completely bound up with material body. जो वाइटलिटी है, चलने फिरने की जो एनर्जी है, ये मटेरियल बॉडी में है. एंड मस्ट टोटली डिसअपियर ऑन डिसइंटीग्रेशन ऑफ द बॉडी. और ये खत्म हो जाना चाहिए. जब बॉडी मरती है तो खत्म हो जाना चाहिए. लेकिन क्यों नहीं मरती? बॉडी मर जाती है, फिर भी पैदा होता है, फिर से जन्म होता है नया. आइए प्लीज आइए मैम. मतलब कमाल देखिए कि अभी तो कुछ नहीं है, एक इनऑर्गेनिक चीज बॉडी बनी. अब जब बॉडी मरी तो वो खत्म हो जाना चाहिए सेंसेशन, लेकिन सेंसेशन खत्म नहीं होता, फिर से जन्म होता है. कल देखेंगे. अभी हमने ग्रास्पिंग खत्म नहीं किया. ग्रास्पिंग अभी आने वाला है, कल आएगा. मुझे उम्मीद थी कि आज आ जाएगा, लेकिन आज लेट हो गया. होपफुली कल आएगा. कल पढ़ते हैं.